नमस्ते क्लास। काफ़ी लंबा गैप हो गया पुराने वीडियो और लास्ट वीडियो। क्लास 9th सेल नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अब आज उसे समाप्त करने की बारी है। बार बार कहा जाता है कि आपको नया वीडियो देखने के पहले आपका पहला काम ये होना चाहिए कि व्हाटएवर नोट्स यू क्रिएटेड आप उसे एक बार देख लीजिए। आफ्टर दैट जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे और आपको समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे कर रहे हैं। कंटेंट आपकी बुक में पढ़ा हुआ होता है, कैसे आप उसे अपने पास लेके आते हैं, किस अप्रोच से आप एक चैप्टर को देखते हैं, यह बताने का छोटा छोटा प्रयास किया जा रहा है। आप उस प्रयास को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो हम लोग आज लास्ट रिकैप करते हैं। अभी तक आपने देखा सेल नाम का चैप्टर, जिसमें आपने पढ़ा सेल का टाइप, सेल का थ्योरी, सेल का डाइवर्सिटी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कई सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है हम लोगों को, सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। वेरी सिंपल, आप उसे अभी तक देख लिए होंगे। हम लोग करते 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 लास्ट एंड कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं? तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिस पे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, हालांकि प्लास्टिड में आप क्लोरोप्लास्ट बार बार मन में आएगा, लेकिन वो प्लास्टिड ही है, क्लोरोप्लास्ट ही है। ठीक, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे हमारे पास सेल ऑर्गेनेल पड़े हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, so that they can form their own protein. That is why it is also known as semi autonomous cell organelle. अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खत्म करना है, अब फॉर्मेलिटी करना है। अब एक लास्ट सेल ऑर्गेनेल जो बुक में लिखता है और वो है वैक्यूल। तो एक बात तो पढ़ते पढ़ते अब तो सब कुछ समझ गया होगा कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बुक में इसके मेम्ब्रेन को नाम दे दिया गया है टोनोप्लास्ट। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बस आपको याद है तो आपको टोनोप्लास्ट का कंसेप्ट याद है, आसान बात। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? वैक्यूल। वैक्यूल का स्ट्रक्चर बस ये वैक्यूल है, दैट्स इट। कुछ नया ताम झाम कुछ नहीं है। ये मेन रूप से स्टोर करता है, सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस। आप सॉलिड लिक्विड के रूप में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आयंस, वाटर्स, बहुत सारा चीज़ आप इसमें समझ सकते हैं, स्टोर कर सकता है। हम वह पॉइंट लिख रहे हैं जो हमें क्वेश्चनेबल पॉइंट बन सकता है। वैक्यूल स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। अब हमारे पास वैक्यूल के रूप में भी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक अनदर डिफरेंस आ गया। अभी तक आपने डिफरेंस के नाम पर बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप छोटा मोटा डिफरेंस याद रखिए। 9th क्लास में हम कितना जानेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट होता है आपका प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नंबर 2, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और नंबर 3, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। तो स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल, लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में बड़ा होता है। अगर हम एक प्लांट सेल को ऐसे ड्राइंग करके दिखाएं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द
सेल वॉल, तो अगर हम वैक्यूल माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो मेजॉरिटी में मेजर पोर्शंस ऑफ द सेल इज टेकन बाय दैट वैक्यूल। ठीक, सारे सेल ऑर्गेनेल इधर दबाए रहते हैं। एक काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू जब आप लेते हैं एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो काइंड ऑफ बीच में रहता है, जो हम लोग इमेजिन भी करते हैं पढ़ते वक्त। लेकिन प्लांट सेल का जब देखेंगे तो उसका न्यूक्लियस किनारे की तरफ दबाया हुआ रहेगा, क्योंकि बीच में ज़्यादातर तो जगह कौन लेके बैठा है, वैक्यूल लेके बैठा है। आसान बात। ठीक, तो ये भी एक डिफरेंस के रूप में रहता है कि हमारा एनिमल सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरल मतलब किनारे पे चला जाता है। सॉरी, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे पे चल जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, वैक्यूल। और एनिमल सेल में तो सेंटर में काइंड ऑफ लगभग सेंटर में पाया जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल में जब बहुत बड़ा रहेगा तो इट एक्ट एज ए डंप हाउस। डंप हाउस मतलब कूड़ादान। प्लांट सेल में कुछ भी कहीं पे स्टोर करना है, डाल दो वैक्यूल के अंदर, स्टोर रहेगा। फूड वगैरह एवरीथिंग इसमें स्टोर रहेगा। ठीक, वैसे स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और ऑर्गेनेल था, नाम था प्लास्टिड इन प्लांट सेल। तो समझो प्लास्टिड क्या हो गया, घर का फ्रिज हो गया। अच्छे चीज़ें आ रही हैं तो फ्रिज में आप आराम से रख रहे हैं। और भी बहुत सा चीज़ स्टोर करना है तो बड़ा सा बोरा रखे हैं, बोरा के अंदर ठूस के बांध के उधर छत पे फेंक दिए हैं। ये बोरा हो गया, मान लो समझने के लिए। ठीक, तो वैक्यूल हमारा एक डंप हाउस हो गया। इसके अंदर भर के कुछ भी रख देंगे तो जस्ट इमेजिन करो, अगर ये टाइट हुआ, इसके अंदर अच्छे से भरा हुआ रहेगा तो ये सेल भी फूला फूला सा रहेगा। सेल के अंदर से स्ट्रांग देने का काम ये हमारा वैक्यूल कर सकता है ना। प्लांट के सेल में इसके अंदर खूब कस के पानी भर जाए तो ये टाइट होगा तो सेल भी टाइट होगा। तो एक दो तीन वर्ड मतलब हम रिलेट कर रहे हैं डंप हाउस के रूप में। वैक्यूल साइज में लार्ज, इन प्लांट सेल एक्ट एज ए डंप हाउस, जहां पे बहुत सारा चीज स्टोर रखते हैं। रेगुलेट टर्जिडिटी, याद है टर्जिड, सेल का फूलना पचकना, फूल के टाइट हो जाना, सेल टर्जिड हो गया तो टर्जिडिटी को रेगुलेट करने का काम कर देता है। आसान बात कह रहे हैं। ठीक, इतना हो गया, बहुत है। इसमें हम छोटा सा वैक्यूल के बारे में एनसीईआरटी में इतना ही करके कुछ दिया हुआ है। ठीक, इतने तक है, दिख रहा है आपको। और आगे बढ़ जाए अगर हम लोग तो कई सारे नाम से भी इसको जाने जाते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। ठीक, हालांकि सिलेबस में नहीं है। इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत है। अगर हम वैक्यूल के टाइप बनाना शुरू कर दें तो कोई कह देता है सैप वैक्यूल। अब ये नाम बना रहे हैं अननेसेसरी, जो अभी पढ़ के बैठे ना ये सब बातें आपको सैप वैक्यूल में कहा जा सकता है। जब सबसे ज्यादा कॉमन वैक्यूल सैप वैक्यूल, इसके अलावा सिर्फ सुन लो, कई बार आएगा, कहीं कहीं सुने भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जब कभी आप अमीबा का डायग्राम बनाए होंगे ना तो उसके अंदर दिखता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये हमारा अमीबा हो गया, इसके अंदर एक वैक्यूल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक, अब इस अमीबा को, अमीबा रहता है पानी वाले ही मीडियम में, फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर नदी का पानी में है तो फ्रेश वाटर के लाइफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि फ्रेश वाटर में पानी का अमाउंट है ज़्यादा और इधर है कम, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी हमेशा अंदर घुसते जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि हमारा अमीबा फूल के फूट जाएगा। ठीक, तो उससे बचने के लिए ये क्या करता है, एक वैक्यूल को काम पे लगा देता है। वैक्यूल क्या करेगा, पानी भरेगा। ठीक, और जाकर वैक्यूल इधर फूटकर पानी यहाँ फेंक देगा। यानी बाल्टी समझ लो कि पानी घर में घुस रहा है, एक आदमी को काम दे दिया गया है, बाल्टी में पानी भर भर के फेंक रहा है,
भर भर के फेंकने में अगर थक जाता है तो बीच में से उसमें से निकाल के 1-2 गिलास पानी भी पी सकता है, मतलब यूटिलाइज भी कर सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ पानी फेंकना है, पानी आ रहा है, सेल यूटिलाइज कर रहा है, एक्स्ट्रा पानी बाहर फेंक दे रहा है। ठीक, आसान बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वह वैक्यूल जिसमें वाटर भरा रहता है। आप ऐसे मत लिखिएगा, आप अलग लिखिएगा, हम समझा भी रहे हैं आपको। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द टाइप ऑफ वैक्यूल दैट स्टोर वाटर और रेगुलेट वाटर वेयर इन अमीबा, पैरामीशियम, these are simple, these are unicellular organism। अमीबा, पैरामीशियम, उनमें पाया जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट रेगुलेट द वाटर। वाटर का रेगुलेशन, अगर हम कह दें रेगुलेशन ऑफ वाटर को एक नाम दे दिया जाता है ऑस्मो। ऑस्मो का मतलब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब पानी का आना जाना, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। अगर इसे कोई कंट्रोल कर ले, रेगुलेट कर दे, तो ऑस्मो रेगुलेशन, अच्छा वर्ड, जानकारी बढ़ाने वाला वर्ड। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया? पानी का आना जाना कंट्रोल करने वाला कौन है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इवन प्लांट में भी वो काम कर रहा है पानी को आने जाने में। ठीक, हमारे बॉडी में, हम लोगों के बॉडी में भी पानी कितना रहे ना रहे, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। हम लोगों के बॉडी में किडनी है ऐसा वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के पानी का, वाटर का मेंटेनेंस करता है। रेगुलेशंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशंस। ह्यूमन बीइंग में ऑस्मो रेगुलेशन इज कैरिड बाय व्हाट? किडनी। प्लांट की बात कर लें तो क्लास 7, 6, 8 से जानते चले आते हैं कि पत्तों पर से पानी ट्रांसपीरेशन होता है। सुने हैं ऐसा कुछ वर्ड? ट्रांसपीरेशन, वाटर का निकलना पत्ते के ऊपर से। प्लांट रूट से पानी खींचता है और पत्ते से पानी ऊपर बाहर फेंकता है। ठीक, तो अगर हमारे प्लांट में कितना पानी होना चाहिए, दैट इज रेगुलेटेड बाय व्हाट? लीफ। लीफ डिसाइड कर रहा है कि पानी कितना निकालना है, पानी कितना रखना है। तो लीफ का काम हो गया प्लांट में क्या? एक अनदर वर्क क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। तो वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन से घबराइएगा नहीं, साफ साफ लिख भी दिए हैं। साफ साफ नहीं लिखे लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। ठीक, बोल तो रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन, ये नाम ही चिल्लाने लगेगा। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो, ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब समथिंग रिलेटेड विथ वाटर। ठीक, रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन को कहते हैं क्या? ऑस्मो रेगुलेशंस। ठीक, तो हमने वैक्यूल भी पढ़ा, वैक्यूल के टाइप भी देखे। बारिश के कारण अब मिटक नहीं रहा है। ठीक, आसान बात। इतना हो गया, खत्म हो गया आपका सिलेबस। इतना ही तक पढ़ना था। थोड़ा जाते जाते अधिकई करते हैं। अधिकई ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप अपने एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है। एनिमल सेल में एक अलग अजीब सा वर्ड दे दिया है जो प्लांट के सेल में नहीं है। थोड़ा हम डील कर देते हैं। ठीक, जहाँ तक दिखाने का कोशिश करता है एनसीईआरटी, वहाँ तक हम दिखवाने का प्रयास करते हैं। 1-2 वर्ड, सिर्फ वर्ड सुनिएगा। ठीक, ज़्यादा उसमें क्यों लेकिन करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक, 1-2 वर्ड बताते हैं। एंड इन एनिमल सेल मतलब अभी जो बता रहे हैं वह एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता है। तो अनदर डिफरेंस। हालांकि एग्जाम में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछे तो 3 नंबर से ज़्यादा नंबर मिलता नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो हम 3 डिफरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड और वैक्यूल। तो हम झूठ मूठ का और क्यों अननेसेसरी बात रखेंगे। आप ये भी कह दें कि एनिमल सेल जो होता है रिलेटिवली प्लांट सेल से छोटा होता है। ट्रू पॉइंट है। अगर बहुत दिमाग लगा दिए होंगे तो एक बार पढ़ाए हैं गोल्जी बॉडी में डक्टाइयोजोम, प्लांट में डक्टाइयोजोम कहते हैं और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी कहते हैं। कंसेप्ट है उधर कि प्लांट के सेल में छोटे छोटे गोल्जी की बॉडी के टुकड़े हैं और एनिमल में कॉम्प्लेक्स कंबाइंड करके एक जगह टाइप का पड़ा हुआ है क्या? गोल्जी बॉडी। तो उधर छोटे छोटे यूनिट में है, इसलिए डक्टाइयोजोम कहा जा रहा है। इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों, किस लिए? सिंपल सा है, सेल वॉल का डिफरेंस, प्लास्टिड का डिफरेंस
और वैक्यूल छोटा है और बड़ा है, अब बहुत हुआ तो ये लिख देंगे, आसान बात है। ठीक, तो प्लांट में एनिमल के सेल में एक और चीज़ देखने मिलता है, हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, ये दो हैं, दो मिलकर एक टी टाइप का शेप बनाते हैं। ठीक, इसको नाम देते हैं हम लोग सेंट्रियोल, CENTRIOLE, सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल हैं, दो सेंट्रियोल मिलकर इनका नाम बन जाता है सेंट्रोजोम। ठीक, वर्ड्स हैं, व्हाट इज सेंट्रोजोम? दो सेंट्रियोल कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट? सेंट्रोजोम। ठीक, आपके एनिमल सेल के डायग्राम में इसको बनाया है। ठीक, तो सेंट्रियोल इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, डिफरेंस के नाम पे हो गया एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक, तो ये तो हो गया कि ये है क्या? ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, पहला बात साफ साफ, ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ठीक, ये सेंट्रियोल फॉर्म्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे डंडा बनाता है सब। आप इमेजिन करो, आपने पंडाल देखा होगा, कमिंग सून दशहरा में लगेगा, पता नहीं कोरोना के चक्कर में लगेगा कि नहीं लगेगा। पंडाल देखे होंगे तो पंडाल बनाने के पहले अंदर बहुत सारा पतले पतले लाठी बांस वगैरह लगा के उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो अगर मेरा ये सेल है तो सेल ऐसे नहीं है, इसमें बहुत सारे ट्यूब डंटा वंटा लगाया गया है, बांस लगाया गया है, तब जाकर एक पंडाल क्रिएट हुआ है और उसके अंदर काम चल रहा है। तो वो जो पाइप है, वो जो बांस है, वो जो लाठी है, लकड़ी है, वो सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ट्यूब लाइक ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब एक ट्यूब एक ट्यूब मिलके कंबाइंड हो गए, बहुत सारा ट्यूब हो गया ऐसे कर करके। ठीक, दो हो गए, बहुत सारा मिलकर मोटा बन जाएगा और वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे रख दिए, बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे होगा, घसक के आगे बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ सेल में से निकला है। सेल में से निकलता निकलता आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया फ्लैजिला, सीलिया, ये सब उसी से बनने वाले हैं। ठीक, तो हमारे लिए वर्ड क्या हो गया? सेंट्रियोल फॉर्म्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। कट गया, साइटोस्केलेटल। स्केलेटल का मतलब ढांचा होता है, सुने होंगे। स्केलेटल मतलब बॉडी, हमारे बॉडी का। स्केलेटल मतलब क्या? बोन। उसी बोन से अपना ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार खड़ा हुआ है। तो सेल का भी बोन होगा, बोन तो नहीं है लेकिन उसके जगह पे बांस हैं, छोटे छोटे पाइप हैं, ट्यूब हैं, जिससे सेल का एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। उसी से और हम मेहनत कर दें, उसी में और बहुत सारा चीज़ दिखाने की कोशिश कर दें तो नए नए स्ट्रक्चर हैं। ठीक, इसी माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजिला का फॉर्मेशन हुआ है, सीलिया का फॉर्मेशन हुआ है। हमारा सेल, सिर्फ नाम पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमारा सेल जब डिवीजन करता है तभी आप सबको पता है कि आप क्रोमोसोम को देख पाते हैं। और जब आप क्रोमोसोम देखते हैं तो एक सिंगल लाइन तो दिखेगा नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपने आप को एक से डबल कर चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन पहले सब बताए हैं। बीच में कहीं पर सटा हुआ रहता है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल। क्लैरिटी रखिएगा। ऐसे अभी हमारा डायग्राम बहुत छोटा है तो हम दो ही क्रोमोसोम ले पाए हैं। अगर ह्यूमन का सेल होता तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यह हमारा सेल 1 से 2 बनने वाला है। ठीक, ये टूट जाएगा, आधा इधर आधा इधर। तो ये आधा आधा करने के लिए यहाँ पर सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम होते हैं, यहाँ से ये रस्सी फेंकते हैं। दो किनारे से रस्सी फेंका जाता है और रस्सी जाके अटैच हो जाता है सेंट्रियोल वाले जगह पर, सॉरी सेंट्रोमेयर वाले जगह पर। यहाँ पर
इधर से रस्सी वाला इधर खींचता है, ऊपर वाला उधर खींचेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों सटे हुए थे वो खींचे चले जाएंगे अपने अपने पोल पे, अपने अपने किनारे पे, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट अगले डायग्राम में क्या दिखाई देगा कि खींच लिया सब, और अगले डायग्राम में क्या होगा, प्रोसेस है, यहाँ एक नया सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा और एक नया सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, और हमारा एक सेल टूट के 2 सेल बन गया विद द हेल्प ऑफ दैट रस्सी। ये रस्सी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रस्सी ने काम किया था और हमारा सेल डिवीजन में हेल्प आउट किया। दैट रस्सी, अब रस्सी थोड़ी कहेंगे, दैट रस्सी इज नोन एज स्पिंडल फाइबर। फंक्शन बढ़ा दिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अजीब अजीब नाम नहीं दे रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं हम आपको कि अगर कोई पूछ दे व्हाट इज स्पिंडल फाइबर, पहला आंसर दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट इज फ्लैजिला, इट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। टेल लाइक स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी एक शेप के थ्रू जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं है क्या वो, ठीक। तो हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, बलून इमेजिन कीजिए, बलून के अंदर आप हाथ डाले हुए फूला हुआ है, ऐसे उंगली निकालेंगे ऐसे, तो बलून में से कुछ शेप निकलेगा ना, कुछ लग रहा है कुछ निकल रहा है। पंडाल में भी हम चाहें तो बांस उसका अरेंजमेंट ऐसा कर दें कि पंडाल गुंबद के ऊपर नुकीला बन के निकलेगा, तो एक्चुअली नुकीला बनाने के लिए अंदर बांस लगाया गया है, तो बांस नाम कन्वर्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। सिलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। डायग्राम के थ्रू या पुरानी नॉलेज के थ्रू आप जानते हैं कि फ्लैजिला फॉर मूवमेंट होता है, और अभी आप जान रहे हैं क्या कि हमारा जो स्पिंडल फाइबर है काइंड ऑफ ए थ्रेड है, रस्सी है, जो हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। एनिमल सेल में ऐसा हो जाता है, प्लांट सेल का तरीका अलग है। प्लांट सेल में बंटवारा करने का अलग बात है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल पाया नहीं जाएगा, नो प्रॉब्लम। और एक लास्ट वर्ड बता दिया गया क्या आपको, साइटोस्केलेटन। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड बाय व्हाट, सेंट्रियोल्स इज आर नोन एज साइटोस्केलेटन। कह क्यों रहे हैं उन्हें साइटोस्केलेटन? क्योंकि यह सेल का फ्रेमवर्क, सेल का डिजाइन, सेल का शेप साइज को मेंटेन करते हैं। आप आंसर्स खुद का तैयार करेंगे बायोलॉजी में तो आपको आसान रहेगा। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप लिखने के लिए पॉज करेंगे और काम खत्म, पॉज करके लिख लीजिएगा, डन डन, बहुत सारी बात देख ली हम लोग, खत्म। फिर भी हम आपके दिमाग को खुला रखने के लिए बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ लिए उतना ही होता है, बहुत संसार बाकी है पढ़ने को। अगर कहा जाए कि सेल ऑर्गेनेल सारे पढ़ लिए, नहीं, कई सारे अभी कुछ और भी बाकी है, ठीक। हम लोग उसको अजीब अजीब नाम से जानते हैं, ठीक। हम कुछ भी कहेंगे एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, अगेन कोई सेल के अंदर किसी साइंटिस्ट को मिल गया कोई छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, तो फिर उसे सेल ऑर्गेनेल कहेगा। तो हमारे पास 2 बातें फिर होंगी, स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन क्या करता है, बस। उसी प्रकार इक्का दुक्का मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, अब नया नया नाम है, लिख के लाया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक। किताब में लिख के लाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, सिलेबस अपडेट होगा, कुछ आया आपको बता दिया गया, ठीक। तो अगर हम नाम दे दें, ऐसी लास्ट खत्म कर रहे हैं, माइक्रो बॉडीज। हमारे सेल में माइक्रो बॉडीज भी होते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल हैं। एज ए नेम इंडिकेट, माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सिलेबस में अभी नहीं किया है तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अधिकाई का जोर नहीं है, पढ़ाया जाता है, ठीक। ताकि आप जाने कि हम लोग भी IIT वगैरह सब अभी कर लेंगे, 9th में कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे इसी हिसाब से पढ़ते भी हैं। तो सेल ऑर्गेनेल हमारा माइक्रो बॉडी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। उसमें हम इक्का दुक्का नाम बताना शुरू करते हैं, तो एक नाम आता है पैरेक्सीजोम। स्पेलिंग का बड़ा तकलीफ है, हमको लिख के लाना पड़ता है, PEROXI। हाँ, पहले ही बता चुके हैं, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा तकलीफ में चलता है, अब सुधर नहीं सकता है, प्रयास करेंगे, ठीक। आप ध्यान से, पैरेक्सीजोम। अब आपसे पहला सवाल, आप पैरेक्सीजोम सुन के मुंह कान बना लें कि भाग सर ये क्या आ गया। समझो, आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं तो थोड़ी आपका मुंह बनेगा,
एक दो को छोड़कर उस सबका मुंह बन सकता है, ऐसा है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, लिखने में तकलीफ, माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेलिंग में तकलीफ, ऐसा बात नहीं है, ठीक। तो ये भी नाम है, ये भी सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जब तक बोला नहीं जाए कि डबल मेम्ब्रेन है या ट्रिपल मेम्ब्रेन है, जब तक हम बोलेंगे नहीं, आप इमेजिन कर लो, बताने की जरूरत नहीं है कि सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अगर डबल मेम्ब्रेन होता तो बता दिया गया होता, ठीक। तो सिर्फ 2-3 में ही नाम दिया गया था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेल ऑर्गेनेल पड़ा हुआ है। पेरिक्सीजोम करके है नाम, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। स्ट्रॉन्ग एंजाइम में यहां हाइड्रोलाइटिक कहते हैं, तो आपको लाइसोसोम का याद आता, वहां बढ़ाया गया था, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। यहां पर भी है, ठीक। हम हाइड्रोलाइटिक के जगह पर, पचाने वाला जगह पर ऑक्सीडेटिव कहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड, बड़े क्लास में आपको बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसा कुछ वर्ड होता है, उसी से लिया गया है वर्ड ऑक्सीडेटिव, ठीक। काम क्या करता है हम साफ साफ बात कर दें। H2O2 ये फॉर्मूला हुआ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक। यह एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, टॉक्सिक मतलब समझ गए, खतरनाक, खराब। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेल के अंदर कोई वर्क किया गया, सेल के अंदर कुछ भी वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रूप में बनना है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वेरी गुड, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी बन जाता है, वेदर इट इज़ हार्मफुल और यूजफुल ये अनदर मैटर है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा अगर और कुछ बन जाता है तो उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट के साथ में निकला बाई प्रोडक्ट। कई बार बाई प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर आपको इक्वेशन ध्यान में होगा कि CO2 और वाटर मिलाया गया तो ग्लूकोज बन गया फूड, फूड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साथ में क्या निकला? O2, O2 भी तो निकला है। O2 क्या हो गया? O2 इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। O2 इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो प्रॉब्लम। उसी प्रकार कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुआ होगा सेल के अंदर, जनरली कैरिड इन लीवर और किडनी, और नहीं एंड किडनी, किडनी हमारे बॉडी के, किडनी हमारे बॉडी के लीवर में कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह हुए होंगे और वहां पे टूट फूट के निकला क्या होगा? टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट, नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। सेल में इस रूप में रह जाएगा तो सेल खराब हो जाएगा। पेरिक्सीजोम विद द हेल्प ऑफ देयर ओन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एंजाइम, it can break the hydrogen peroxide into water and oxygen। तो ये दोनों हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल तो नहीं है, ठीक। तो काइंड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल को तोड़कर ठीक ठाक कर दिया, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है। देखिए कितना सारा बात हम लोग जान गए, तो घबराइएगा नहीं। कोई पूछेगा व्हाट इज पेरिक्सीजोम, तो पेरिक्सीजोम क्या है? पेरिक्सीजोम है आपका क्या? सेल ऑर्गेनेल माइक्रो बॉडीज हैं, दाना दाना के रूप में रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल हैं तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एंजाइम पड़ा है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई काम करता है, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिटॉक्सिफिकेशन लीवर का काम है, SER करता है, सही बात है, ठीक। और भी हैं छोटे छोटे, जितना हम अंदर देखेंगे उतना कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो थोड़ा सा जहाँ तक लिमिटेशंस हैं वहाँ तक पढ़ लेते हैं, बहुत है, ठीक। तो अगर हम कॉपी खोल लिखवा दें आपको, इतने 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 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लिख दिए कि लीवर और किडनी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, इस मेटाबॉलिज्म के दौरान सर्टेन टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट? पेरिक्सीजोम। आसान बात, ठीक। इतना आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं धड़ाक से। माइक्रोबॉडीज में एक माइक्रोबॉडीज पेरिक्सीजोम लिख दिया हमने,
उसी प्रकार हम एक और नाम लिख दें, दूसरा माइक्रोबॉडीज पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, लिख के लाए हैं, देख देख के बता दे रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ग्लाइक्सिसोम, इसके अंदर भी एंजाइम पड़ा हुआ है, ये भी किसी ना किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देता होगा, कहीं ना कहीं पाया जाता होगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, पेरोक्सिसोम किडनी लीवर में। यह जो है ग्लाइक्सिसोम, ये भी हमारा क्या है, माइक्रोबॉडीज है, ये भी सेल ऑर्गेनेल है, इसके पास भी एंजाइम है। ठीक, एंजाइम का नाम भी हम लिख के लाए हैं कि एंजाइम किस लिए है, तो बीटा, बेटा नहीं पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे। ऐसे लिखा जाता है स्मॉल बी, थोड़ा सा पोंछ खींच के, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अभी तुमको नहीं समझ में आने वाला है, ये क्या बोल दिए हम, नहीं समझ में आने वाला है, समझना भी नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में कोई पूछ देगा कि कोई है ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करता है, यस, ग्लाइक्सिसोम, आसान आंसर। ठीक, कोई तकलीफ होना चाहिए। और ये हमारा मिलता है जर्मिनेटिंग सीड में। आसान बात, स्पष्ट बात, कंप्लीट। बहुत ज़्यादा बता दिए हम आपको, हद से बाहर निकल के बता दिया गया, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, चैप्टर कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी का लास्ट सा कुछ प्रैक्टिकल टाइप का दिखता है हमको, हम बता दें। लास्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा, तो उसमें कहता है कि आलू ले लो, काट दो, अंदर खोखला कर दो, तो आलू का कप बन गया। ठीक, इतना कप आलू है। अब उसको आप इधर, इसके अंदर आप सॉल्ट, नमक वगैरह रख दें, इधर रख दें वाटर, तो सोचिए ना क्या पढ़ के बैठे हैं। आलू सेल है, अंदर बहुत सारा सेल पड़ा हुआ होगा। ठीक, पानी है, इधर पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ नमक है, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। अंदर क्या हो गया, हाइपरटोनिक, तो बाहर से पानी अंदर खींचने लगेगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्वेशन आएगा कि आलू के कप में हमें हल्का हल्का पानी आने का एहसास हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस हो गया, अंदर की तरफ खींच लिए। सॉल्ट है जो खींचने वाला है, सॉल्ट अंदर हाइपरटोनिक बना रहा है और पानी खींच लेगा। आसान बात। ठीक, इसी को करके एक दो बार किया है, प्रैक्टिस किया है, ये है वो है। और एक बार क्या कर दिया है, बॉयल्ड करके, बॉयल्ड पोटैटो ले लिया गया और सेम काम किया गया। तो बॉयल्ड आलू के कप में और नॉर्मल आलू के कप में सेम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अलग अलग आने वाले हैं। ठीक, बॉयल्ड हो गया मतलब आपने जैसे ही गर्म किया तो सेल टूटने फूटने लगते हैं, काइंड ऑफ सेल डेथ कर जाता है। सेल मेम्ब्रेन अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देता है और पानी का आना जाना इज थ्रू व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। विदाउट सेल मेम्ब्रेन डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस इज इनकम्प्लीटेड। तो सेल मेम्ब्रेन का फुल रोल है। जैसे ही हमने आलू को बॉयल कर दिया ना, तो सेल मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया तो जो हम एक्सपेक्ट किए थे एंडो ऑस्मोसिस कि अंदर सॉल्ट रहने के कारण बाहर का पानी खींच लेगा, नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस। यही मेन कंसेप्चुअल पॉइंट आएगा, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो। होपफुली काफ़ी आसान प्रैक्टिकल है, समझ में आपको आ जाएगा। डन, इतना हो गया। बहुत आराम से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर गए। ठीक, हालांकि समय लगा है। समय इसलिए लगा है कि हम लोगों ने वीडियो काफ़ी गैप पे डाला है। पर डे डालना स्टार्ट कर देते तो बहुत जल्दी समाप्त होता, लेकिन पर डे हम वीडियो नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक, आप खुद समझिए। हम क्या बताएं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके बच्चों को बेनिफिट दिया जा सके, तैयारी में है। चलिए हटाइए, उससे बात नहीं करते हैं क्यों पर डे नहीं डाल रहे हैं या डाल रहे हैं। आपकी मर्जी, अपनी मर्जी, समझने वाली कैपेसिटी। हमारे लिए अब आगे का क्या है, चैप्टर समाप्त हो गया है तो अब हम लेंगे टेस्ट। हम क्या करते हैं, 2 दिन के, जैसे आज अपलोड, जैसे आज का टाइमिंग, आज जो भी दिन 31 शायद होगा। ठीक, आप अपलोड हो गया वीडियो। ठीक, उसके बाद हम 2 दिन का गैप करेंगे।
उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, गूगल फॉर्म के द्वारा होगा। हम आपको छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें लिंक रहेगा, आप लिंक को क्लिक करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आप दीजिए। ठीक, तो 2 दिन के बाद, अभी से 2 दिन के बाद आपका टेस्ट रहेगा 8 बजे, एग्जैक्ट 8 o'clock हम वो वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शंस में, आप लिंक को क्लिक करिए और उसके क्वेश्चंस को दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आंसर्स को तो मेरे पास टाइम के साथ आपका आ जाएगा। हम टाइम लिमिट्स नहीं कर रहे हैं, आप 4 घंटा लेके बैठ जाओ, आपकी मर्जी। ठीक, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आपने 8 बजे से स्टार्ट किया था और कब खत्म करके दे दिया। ईमानदारी, ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपका रिजल्ट सिर्फ हमें पता रहेगा और किसी को पता नहीं है, और आपको पता रहेगा। ठीक, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको सबमिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक, फर्दर डिस्क्रिप्शंस हम बताएंगे, आपको अपलोड करेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में एक चैप्टर को हम साफ नहीं कर दिए, पढ़ के 50 बार, तो थोड़ी तैयारी मुश्किल चल रही है। ठीक, 2 दिन सफिशिएंट टाइम होता है एक चैप्टर को 2-3 बार रिवीजन कर दें और कंपटीशन में उतरें। तो जो बच्चे इससे हमको ये भी पता चल जाए कितने बच्चे हैं जो रेगुलर हमसे कांटेक्ट में हैं। ठीक, थोड़ा हम भी तो जाने, हम भी तो मोटिवेट हो कि आप सिर्फ हमसे नाम के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्लिक कर रहे हैं, ऐसे ही 200 का व्यूवर दिख रहा है, पता नहीं कैसे दिख रहा है। तो आखिर 100 बच्चा भी तो पढ़ रहा है, 100 बच्चे भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, बहुत है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय आपका। आप इसका नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए। ठीक, और प्रिपेयर्ड रहिए। आफ्टर 2 डेज हम लोग एग्जाम के लिए मिलेंगे शार्प 8 o'clock। ठीक, वीडियो अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन जाइएगा और मिल जाएगा। हालांकि इसके बारे में हम फिर बताएंगे, छोटा सा क्लिप हम कल ही डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अब अगले अपलोड तक। तब तक पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।